चलो, सो एल्जेब्रा बेसिकली क्या है? ये मैथ्स का एक ब्रांच है, मैथ्स का। तो मैथ अगर मेन टॉपिक है, मैथ में कई सारे ब्रांचेस हैं। जैसे एक ब्रांच है अरिथमेटिक, जो बेसिकली हमारे को मैथ ऑपरेशंस के बारे में बताता है। अरिथमेटिक क्या बताता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर एक्सपोनेंट्स, दैट ऑल कम्स अंडर अरिथमेटिक। ऐसे ही ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या बताता है हमारे को? अबाउट शेप्स एंड एंगल्स और उनकी प्रॉपर्टी। इसी तरीके से एल्जेब्रा जो एक ब्रांच है, एल्जेब्रा में क्या करते हैं हम? जो नंबर्स, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में बेसिकली जो लेटर्स हैं, लेटर्स, लेटर्स एज नंबर्स, तो लेटर्स को भी हम नंबर्स मानते हैं। उसका क्या फायदा होगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो जो हम नंबर्स को करते हैं, नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। वही चीज हम लेटर्स को भी कर सकते हैं। लेटर्स एज नंबर्स। लेटर्स कौन से हैं हमारे पास? मान लो इंग्लिश के लेटर्स हैं ABCD, ठीक है? तो वी हैव 26 लेटर्स। या उसके अलावा वो तो इंग्लिश के लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स। इंग्लिश के अलावा किसी और भी लैंग्वेज, जैसे ग्रीक, ग्रीक के कई सारे लेटर्स हैं। जैसे आपका थीटा है या डेल्टा है, ऐसे करके अलग अलग है। सो अभी हम ये मान लेते हैं कि लेटर्स को हम एज नंबर्स ट्रीट करेंगे। लेटर्स लेटर्स एज नंबर्स, इस पे फोकस करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका फायदा क्या है, वो मैं समझाऊंगा साथ साथ। अब जब हम लेटर्स को एल्जेब्रा में एज नंबर मानते हैं तो हम कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जब मैं लिखता हूं ए प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो ए का वैल्यू क्या होगा? 5। फिर मैं लिखता हूं a माइनस 8 इज इक्वल टू 7, a का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 8 7 होता है। अगर आप कहते हो a 1 होगा तो 1 माइनस 8 7 के बराबर होता है? नो सर। फिर क्या होगा a का वैल्यू? a का वैल्यू 15 होगा। 1 कैसे होगा? 15 होगा। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स जो ये लेटर है इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। सो इनको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, जो चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है, वैल्यू कैन चेंज, वैल्यू कैन चेंज। चेंज मीन्स बदल सकता है, वेरी कर सकता है। चेंज को वेरी भी बोलते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स उनका वैल्यू कैन वेरी। ये तो जैसे ये 7 है, 7 का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड वैल्यू है। क्या बातें कर रहे हो? शोर नहीं मचाओ। फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस फिक्स्ड। सो जो हमने नंबर्स पढ़े थे 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स हैं वो तो उनकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन लेटर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी हमने देखा इस रिलेशनशिप में, इस इक्वेशन में a का वैल्यू 5 हो गया और इसमें a का वैल्यू 15 हो गया। दैट मीन्स जो ये लेटर है,
अगर हम इसको एक नंबर मान लें तो इस सिचुएशन में इसका वैल्यू 15 था और इस सिचुएशन में इसका वैल्यू 5 था। सो वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलेंगे। सो लेटर्स को हम वेरिएबल बोलेंगे और नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो दो चीजें आपको सबसे पहले समझनी है कि वेरिएबल का क्या मीनिंग है और कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है वो ये समझना है कि जब मैं कुछ लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं सर्कल ए या सर्कल, कोई भी सर्कल का नाम, फॉर एग्जाम्पल सर्कल 1, तो ये सर्कल 1 बनाया मैंने और यहां पे बनाया मैंने सर्कल 2। तो मैं जब इसको, अगर दिस इज सर्कल 2, अगर मैंने इसके बारे में कुछ चीज बतानी है, बताने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एक्सप्रेस करनी है, एक्सप्रेस। मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं कि ये जो सर्कल 1 है, सर्कल 1 इज बिगर देन सर्कल 2। तो ये जो सेंटेंस बनाया मैंने, ये भी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूं। किस चीज में बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, इन इंग्लिश। जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं सर्कल 1 इज बिगर देन सर्कल 2, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करता हूं और आपको कुछ चीज में एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं हिंदी में भी बोल सकता हूं कि सर्कल 1 सर्कल 2 से बड़ा है, तो मैंने हिंदी में एक्सप्रेस किया। अब इसी चीज को, अगर इस सेंटेंस को मैं काट देता हूं, अब मैं मैथ की लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, मैथ की एक सिंपल सी लैंग्वेज है, तो मैं कह सकता हूं सर्कल 1 और मैं यहां पे इसको एक साइन ऐसे दे दूंगा और ये आप लोगों को इस सिंबल से पता चल जाएगा कि मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं कि सर्कल 1 2 से बड़ा है। तो मुझे ये इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा मैंने एक सिंबल बना दिया और आप लोगों को मैंने एक्सप्रेस किया। अगेन आई एम एक्सप्रेसिंग। समझ में आ रहा है? Yes, So sir. if I say 5 is greater than 3, तो ये जो पूरा का पूरा है ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मींस विच एक्सप्रेसेस समथिंग। ये आपको कुछ, ये जो मैंने ऐसे लिखा है ये कुछ चीज आपको एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेशन कहूंगा। 5 is equal to 5. दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, ये भी आपको कुछ बता रहा है। ओके या मैं कह रहा हूं 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। अगेन दिस इज एन एक्सप्रेशन। 15 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 2, ये भी एक्सप्रेशन है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन है। अब इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां 4 एक्सप्रेशंस लिखे, इनमें से कुछ एक्सप्रेशन है जो इक्वल के बारे में बता रहे हैं, ये और ये वाला एक्सप्रेशन ए बी सी डी, 4 एक्सप्रेशन है जिसमें से 2 एक्सप्रेशन बी एंड सी टेल्स यू अबाउट इक्वालिटी। यहां पे तो इक्वल नहीं है, यहां भी इक्वल नहीं है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वल बता रहा है उसके लिए हमने एक अलग से नाम दिया है उनको, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इक्वेशन। तो इन दो का हम नाम इक्वेशन रख सकते हैं। सो इक्वेशन भी एक एक्सप्रेशन ही है। जब मैं कहूंगा एक्सप्रेशन तब तो ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी है और ये भी है।
लेकिन जब मैं इक्वेशन बोलूंगा तब ये इक्वेशन नहीं है, ओनली दीज टू आर इक्वेशन, दे आर इक्वेशन and they are also expression. Is it clear? Yes, sir. So Yes, sir. I say equation, that means इक्वेशन के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड का है, एक राइट साइड का है, और बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये तो अभी तक आप लोगों को पता है। अब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, अब मैं अभी तो मैंने नंबर्स को यूज किया, अब अगर मैं बोलता हूं a + 5, Yes, sir. a + 5 = 7, तो ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है? Expression. एक्सप्रेशन भी है और इक्वेशन भी है। Equation. एक्सप्रेशन भी है And और इक्वेशन भी है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। और अगर इक्वेशन है, दैट मीन्स इट हैज टू पार्ट्स, वन इज द लेफ्ट पार्ट, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड side. साइड। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये मान लो एक प्रकार का बैलेंस है, तराजू है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाला इस पे यहाँ पे कुछ वेट रखता है, वेट रखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने 1 kg का रखा और यहाँ पे उसने कोई सब्जी रखी, और अगर ये बैलेंस इक्वल होगा देन वी से दिस इज इक्वल टू 1 kg। सो वो इक्वेशन बन गया। अगर अब मैं इस लेफ्ट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, अगर अब मैं इस 1 kg के पत्थर पे एक और पत्थर रख देता हूं तो इसको क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को? Sir, it will give heavier. It इट विल गो डाउन। ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। फिर इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड पे भी मुझे 1 kg का एक पत्थर रखना पड़ेगा। तो जब मैं 1 kg का पत्थर रखूंगा Then it will get balanced. it will get balanced. That means जो ये इक्वेशन है, अगर इसको बैलेंस रखना है तो जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करूंगा एनी ऑपरेशन, एज लॉन्ग एज वही ऑपरेशन मैं राइट साइड पे भी करता हूं, दिस रिमेन्स बैलेंस्ड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है मैंने? a + 5 और यहां लिखा है 7। अगर अब ये a + 5 इकट्ठे है तो इसको मैं एक ग्रुप मानता हूं। इसको ग्रुप, जब भी कोई हम ग्रुप लिखते हैं हम नंबर्स को ब्रैकेट डाल सकते हैं। नाउ दिस इज ए ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप। अब इस ग्रुप को, इस a + 5 को मैं कुछ भी ऑपरेशन करूं, इसको मैं मान लो मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वल रहेगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के बदले ऐड करूं तो राइट साइड पे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा। दैट मीन्स इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए बोथ साइड्स आई हैव टू डू सेम ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज समझने वाली है कि जब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इक्वेशन लिखी a + 3 is equal to 16. Yes. सो इक्वेशन के कुछ हिस्से हैं, पार्ट्स क्या है इक्वेशन के? मान लो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। सो जो पार्ट्स ऑफ इक्वेशन है विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम लिखते हैं
parts of equation separated by addition और subtraction. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को अभी भूल जाते हैं. इन दो चीजों से जो सेपरेट हो रहा है उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ इक्वेशन. सो इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है a, एक है 3, एक है 16. ठीक है. सो टर्म जो है दैट मीन्स वो इक्वेशन का एक हिस्सा है सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एक तो ये है. सो इसको हम यहां लिखते हैं टर्म्स ऑफ इक्वेशन. नेक्स्ट बोर्ड पे मैं लिखता हूं मेन 4 ऑपरेशन जो है मैथ ऑपरेशन. मेन बेसिक ऑपरेशन तो मान लो वैसे 2 होते हैं, 2 के बाद हमने 4 कर दिया. एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है. इस रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को डिवीजन कहते हैं. तो 4 बन गए. उसके बाद हमने एक्सपोनेंट भी पढ़ा था. अभी इन 4 को ही देख ले. इस चारों ऑपरेशंस में एल्जेब्रा में, इन केस ऑफ मैथ ऑपरेशंस इन एल्जेब्रा लिखता हूं इस साइड से. एक कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने. एडिशन में तो कोई फर्क नहीं है. जैसे आप नंबर्स के लिए लिखते हो वैसे ही लेटर्स के लिए भी लिखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट 4 प्लस 3 आप लिख सकते हो a प्लस b. राजवीर माइक बंद रखा करो. राजवीर माइक बंद रखा करो अगर बातें करनी. इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं है. अगर मैं लिखता हूं 15 माइनस 3 या a माइनस b, कुछ भी लिख सकता हूं. जैसे मैं नंबर्स के साथ करता हूं वैसे ही मैंने लेटर्स के साथ भी कर सकता हूं. सिर्फ ध्यान रखना है, एक तो रखना है मल्टीप्लिकेशन का. मल्टीप्लिकेशन में जब मैं लेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, a मल्टीप्लाइड बाई b, सो एल्जेब्रा में हम जो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको हम मिटा सकते हैं. सो हम कैसे लिख सकते हैं a और b? a मल्टीप्लाइड बाई b को a b, हाँ a b लिख सकते हैं. दैट मीन्स जो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये हम लिखते नहीं है. अगर मैं a और a के साथ b लिखूं उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि इन दो के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो ये चीज एक ध्यान रखना है. और इन केस ऑफ डिवीजन भी कोई फर्क नहीं है. आप अगर 15 अपॉन ऐसे भी लिखते हो डिवीजन तो आप a अपॉन b भी लिख सकते हो. इसमें भी कोई फर्क नहीं. सो मेन ऑपरेशंस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है. सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 6a, दैट मीन्स 6a का क्या मीनिंग है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाई a. क्यों? क्योंकि एक नंबर 6 है और एक नंबर लेटर है और इनके बीच में कुछ भी नहीं है. तो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. नंबर्स के साथ हम नहीं कर सकते हैं. आई कैनॉट राइट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं. वो तो 53 बन जाएगा.
लेकिन लेटर्स को मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाइड बाई y, उसको मैं एक्स वाई लिख दूंगा। अब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 6a प्लस b इज इक्वल टू 56। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन का एक लेफ्ट साइड में है, ये पूरा का पूरा, और एक राइट साइड में। और इसमें अगर मैं इसको फिर से लिखता हूं, या इसको ये मिटा देता हूं ब्रैकेट, अब लेफ्ट साइड में क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन बताएगा? प्लस शाबाश। सर Sir, एडिशन multiplication and addition. हाँ, सो 6 और a का तो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और बाद में इनके प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट को हम प्लस b प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलो ये तो हो गया। हम जल्दी जल्दी कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, आपको पूछना चाहिए। खासतौर पे जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है और उनको कुछ कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, दे शुड आस्क। नाउ फॉर एग्जांपल, if I say 6a, can you, this is a number, can you tell me factors of 6a? सिक्स ए के फैक्टर्स कौन बताएगा? फैक्टर्स क्या होता है? हमने फैक्टर्स पढ़ा है। शाबाश, बहुत सिंपल है। जब मैं आंसर दूंगा आप बोलोगे अरे ये तो इतना सिंपल था। फैक्टर्स क्या होता है? जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके आंसर को तो हम प्रोडक्ट बोलते हैं, या मल्टीपल बोलते हैं, या प्रोडक्ट बोलते हैं। और जिन दो को मल्टीप्लाई किया आंसर निकालने के लिए, इन दोनों को फैक्टर्स बोलते हैं। तो अब 6a के फैक्टर्स बताओ। 6 एंड a, इतना सिंपल है, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? 6a का मतलब ही है 6 मल्टीप्लाइड बाई a, और 6a एक प्रकार से मल्टीपल बन गया, और ये दोनों फैक्टर्स बन गए। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो फिर ये इतना इजी था, इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? अब ए स्क्वायर, अब आपने एक्सपोनेंट भी पढ़ा है, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए हमने देखा कि ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का क्या मीनिंग होता है? एक्सपोनेंट का मीनिंग है कि जो हमारे पास बेस है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है? जितना पावर है, या जितना, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। सो ए अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। अब मैं अगर ऐसे बोलूं फैक्टराइज, फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर्स, फाइंड फैक्टर्स, फैक्टराइज। ये वर्ड लिखो, ये कई बारी बार बार आएगा। फैक्टराइज का मीनिंग है फाइंड, टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स बताओ। अब मैं कहता हूं फैक्टराइज, अब मैं अगर सवाल देता हूं फैक्टराइज 6a
स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो ये टर्म है, ये जो टर्म है, इसके फैक्टर्स बताओ, क्या होंगे इसके फैक्टर्स? Plus 6A and A. हाँ, 6 मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A। सो 6A स्क्वायर जो है ये प्रोडक्ट है या मल्टीपल है किसका? इन तीन का। Yes. सो 6A स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करना है आप लिख सकते हो 6 इंटू A इंटू A। अगर अब मैं कहता हूं ओके अब मैं कहता हूं 15 के फैक्टर्स बनाओ, बोलो, इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए। Sir, 5 One. multiplied to हाँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर मैं ऐसे बताता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाई 48, 6 इंटू 8, तो कितने फैक्टर्स बन गए? sir 6 and 8. हाँ, 2 फैक्टर्स बन गए, एक 6 है फैक्टर, एक 8 है। अगर अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं 48 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3। Sir 6, 5 and 3. अब मैं अगर आपको कहता हूं ये भी एक प्रकार से एक एक्सप्रेशन ही है। अब इस 48 को मान लो मैं मिटा देता हूं, इफ आई रब दिस, इफ आई सपोज आई राइट दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? Sir, Equation. it is equation. It is equation. Very good. And what is this? Expression. Sir, expression. It is expression. It is still an expression because it is expressing something. क्या express कर रहा है ये? 6 multiplied by 5 plus 3. 5 plus 3. नहीं, उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। Sir, make 6 multiplied by 5 and 6 multiplied by 3. हाँ, एक तो वो तरीका है कि आप इसको, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कौन से दो? अगर मैं बोलूंगा अच्छा मुझे बताओ इसमें फैक्टर्स कौन से हैं इस एक्सप्रेशन के, ये एक 5 एक्सप्रेशन, and 3. ये एक एक्सप्रेशन है। नाउ माय क्वेश्चन इज इसके फैक्टर्स बताओ। Sir, 5 and 3. 5 and 3, वो तो 15 हो गया। Sir, 6, 5 and 3. 6, 5 and 3, वो तो आपका 90 हो गया। ये इसका आंसर क्या था? इसका आंसर तो 48 था। अगर आप बोलते हो कि ये 3 Sir, फैक्टर्स 6 हैं, तो multiply. मैं इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। No, sir, 6 multiplied by 5 plus 3. 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3। Sir, 6 multiply 8. नहीं, वो तो आपने 48 के फैक्टर्स मेरे को बता दिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज ट्रू। लेकिन अब मैं अगर इसको इस 48 को मिटा रहा हूं, आई एम गिविंग यू ओनली दिस एक्सप्रेशन एंड आई एम सेइंग
फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू टेल मी फैक्टर्स, फैक्टराइज इट, जैसे यहां लिखा है फैक्टराइज, अगर मैं इसके आगे लिखता हूं फैक्टराइज, इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है, यानी कि आपने इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सो क्या चीज, कौन से दो टर्म्स, कौन से दो चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आपकी बात सही थी, लेकिन 6 और 8 थोड़ा 48 का किया जाएगा, 48 नहीं है इसमें, हमारा ये एक्सप्रेशन है। तो इसका मीनिंग है कि एक तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ग्रुप के साथ। सो फैक्टर्स क्या है, एक फैक्टर 6 है और दूसरा फैक्टर ये ग्रुप है पूरा, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब यूं ही मल्टीप्लाई होंगे तो ये दो फैक्टर्स बन गए, एक ये फैक्टर है, एक ये पूरा ग्रुप फैक्टर है। सो वी हैव टू फैक्टर्स, वन इज दिस, अदर इज दिस ग्रुप। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सिम वैसे ही मैं इसको अब कोई अलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ए तो इसके क्या फैक्टर्स हो गए? A and bracket B plus 6. वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। अब मैं कहता हूं ओके, पहले मैं नंबर्स में करूंगा फिर मैं लेटर्स में करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये दो टर्म्स मैंने अलग अलग लिखे, 24 प्लस 6। अब मैं कह रहा हूं इनको क्या आप फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को? फैक्टर फॉर्म का मतलब है कि आपको कुछ और कोई दूसरा टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और इन्हीं नंबर्स को यूज करना है। 24 प्लस 6 है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इसमें मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि अरे यहां पे 24 जो है, अगर मैं इसको 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखूं तो 24 हो गया, और यहां पे ये 6 वैसे का वैसे ही रखा। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि इन दोनों में 6 यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो अगर मैं 6 को बाहर ब्रैकेट के बाहर रखूं तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, अंदर आ जाएगा 4 प्लस 1। क्यों आएगा 4 प्लस 1? क्योंकि जब मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा वो तो ये बन गया, फिर जब मैं 6 को 1 से करूंगा वो ये बन गया। तो अब मैंने इसको, ये दो फैक्टर्स बन गया। अब क्या फैक्टर बन गया? एक 6 है और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही अब मैं आपको अगर छोटा सा सवाल देता हूं, क्या टाइम है? अब इंग्लिश की क्लास है, 8:10 तो हो गए, जस्ट 5 मिनट्स मोर, उसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई से 3a प्लस 5a और आगे लिखता हूं फैक्टराइज। इस एक्सप्रेशन को, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन है इन दो टर्म्स में? ये एक Sir, टर्म है common is A. ए, तो ए को बाहर रखो, फिर ब्रैकेट। अब 3 पहला टर्म देखो, 3a, 3a को आप a से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा? बाकी बच गया 3। फिर 5a में से एक 5a को a से डिवाइड करो तो बाकी बच गया 5। अब आप देखो, इसको वापस अगर अब मल्टीप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे a को, जब कोई मल्टीप्लिकेशन होता है इस पूरे ग्रुप के साथ तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3a बन गया, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर a 5 पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5a बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखोगे, इसमें कोई दो फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको? Sir, A and Yes, sir. bracket 3 plus 5. वेरी गुड। तो आपके दो फैक्टर्स बन गए, एक a है, a मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ग्रुप। सो आपने बेसिकली ये इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। एक फैक्टर a है और दूसरा 3 + 5 है, तो यू हैव 2 फैक्टर्स। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अभी हमने अलजेब्रा वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, अब हम कल की क्लास में देखेंगे उसका क्या ऐसे आगे क्या फायदा, हम एक्सप्रेशन को कैसे यूज करते हैं, हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक इंग्लिश स्टेटमेंट या लैंग्वेज को हम अलजेब्रा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या अलजेब्रा का फॉर्म होगा तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। एक्सप्रेशंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके Okay, sir. चलो, ओके देन, बाय एवरीवन, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। सर इंग्लिश की क्लास है ना?